हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के लेसन में अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, अपनी दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? आइए हम सारणी में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी में लिखिए। तो ये पदार्थ लिखे हैं और इनका स्वाद बताना है। जैसे नींबू का रस खट्टा होता है, संतरे का रस भी खट्टा होता है, सिरका भी खट्टा होता है, दही भी खट्टा होता है, इमली भी खट्टी होती है, शक्कर मीठी, नमक तो नमक ही है, नमकीन है, आंवला भी खट्टा होता है, खाने का सोडा कड़वा सा लगता है, अंगूर खट्टा होता है, कच्चा आम भी खट्टा होता है। आगे पढ़ते हैं। लिखा है, आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। अब पढ़ते हैं अम्ल और क्षारक के बारे में। लिखा है, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। तो अम्लों का स्वाद जो है खट्टा होता है। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, इनका सबका स्वाद जो है वह खट्टा है। तो ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति कैसी है? अम्लीय। और इनमें जो अम्ल पाया जाता है उसे प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। आगे लिखा है, खाने का सोडा कैसा होता है? खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, तो वो कैसा होता है स्वाद में? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। तो अम्ल और क्षार में अंतर को समझिए। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और क्षारकों का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षारकों की प्रकृति क्षारकीय होती है, अम्लों की प्रकृति अम्लीय होती है। तो इनमें अंतर को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, यदि किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? बिल्कुल सही बात है कि प्रत्येक पदार्थ को हम चख नहीं सकते, तो उसकी प्रकृति को कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलिए पढ़ते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। तो वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी पदार्थ की प्रकृति कि वे अम्लीय है या क्षारकीय है इसका परीक्षण करने के लिए किया जाता है, तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं? हल्दी है, लिटमस है, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये सभी प्राकृतिक सूचक हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है। लिखा है, क्या आप जानते हैं
अम्ल का नाम और ये किसमें पाया जाता है ये लिखा है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। एसिटिक अम्ल तो ये पाया जाता है सिरके में। फार्मिक अम्ल ये चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल ये नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? पालक में। एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आंवला और सिट्रस फल में। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि। तो इनसे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इनको पढ़ना आवश्यक है, तो याद रखिएगा इनको। लिखा है ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। अब क्षारक का नाम लिखा है और ये किसमें पाया जाता है ये लिखा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है चूने के पानी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक में। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। तो ये याद रखना है कि कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है और कौन सा क्षार किसमें पाया जाता है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। पहला है लिटमस एक प्राकृतिक रंजक। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनो सैक से निष्कर्षित किया जाता है। तो याद रखिए कि लिटमस को किससे निष्कर्षित किया जाता है? लाइकेनो से, जिन्हें सैक कहते हैं। आसुत जल में इसका रंग मौव होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। यानी कि लिटमस जो है यह लाइकेनो से निष्कर्षित करके प्राप्त किया जाता है, और यह क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है, और अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो लाल हो जाता है। यह विलयन और कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। जो कागज की पट्टियां होती हैं इन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। क्रियाकलाप से इससे और अच्छे से समझेंगे तो लिखा है प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरी या परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से उपर्युक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए, इस प्रकार से जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। नोट कीजिए क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ अम्ल की बूंद डाली गई है तो उस जगह पर ये लाल हो गया है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्या लिखा है। इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराइए। नलके का पानी, अपमार्जक डिटर्जेंट का घोल, वातित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूध या मैग्नीशियम, धावन सोडे का विलयन तथा चूने का पानी। यदि संभव हो तो विलयन आसुत जल में बनाएं। चूने का पानी कैसे बनाया जाता है? यहाँ पर लिखा है कि चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी है। तो
तो चूने का पानी, डिटर्जेंट का घोल, ये सभी क्षार हैं। और क्षार लिटमस पेपर पर कैसा प्रभाव डालते हैं? क्षार जो है वो लिटमस पेपर पर तो चूने का पानी, डिटर्जेंट का घोल, खाने वाले सोडे का घोल, ये सभी क्या है? ये क्षार हैं। और ये क्या करते हैं? ये लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। तो यदि किसी विलयन की बूंद लाल लिटमस पेपर पर डाली जाए तो वह, और यदि वह नीला हो जाए तो वह क्षार है। तो लिटमस पेपर से इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। आगे पढ़ते हैं। हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक। लिखा है 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। स्याही सोख्ता या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियां काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए। आप क्या देखते हैं? तो जब आप हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालेंगे तो उस जगह पर लाल निशान बन जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय है, इसलिए हल्दी पत्र को वह लाल कर देता है। जैसे अगर आपके सफ़ेद शर्ट पर कोई हल्दी का निशान लग जाए और उसे आप साबुन से धुल दे तो उस जगह पर लाल निशान बन जाता है, क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। अब जान लेते हैं सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प। तो लिखा है गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियां एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें सारणी में दिए गए प्रत्येक विलयन में मिलाइए। तो सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर लिखा है उदासीन विलयन। तो उदासीन विलयन क्या होते हैं? जो ना अम्लीय होते हैं न क्षारीय होते हैं। तो ऐसे विलयन उदासीन विलयन कहलाते हैं। ये भी याद रखिएगा। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं, इस परत-नली में है अम्ल, इसमें है सूचक और ये है क्षारक। और ये सूचक किसका है? गुड़हल के पुष्प का। आगे लिखा है आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। तो जब इसमें सूचक मिलाया गया तो ये इस रंग का हो गया अम्ल, यहाँ देख सकते हैं, और क्षारक ये हरे रंग का हो जाता है। तो इस प्रकार रंग परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा पदार्थ किस प्रकृति का है। अब पढ़ते हैं उदासीनीकरण के बारे में। लिखा है हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इन दोनों बातों को याद रखिएगा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं। आइए अब यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। यानी जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। लिखा है हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आप सभी ने अभी तक उपयोग नहीं किया है। इसे फिनोक्सिलेन कहते हैं। तो इसे क्रियाकलाप से समझेंगे। लिखा है किसी परत-नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। इसका रंग नोट कीजिए। फिनोक्सिलेन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए।
परत नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद डालिए। परत नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए, इस प्रकार से जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। आगे लिखा है, अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूंद और मिलाइए। आप क्या देखते हैं? क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोप्थिलीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो वह रंगहीन रहता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना क्षारकीय। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। यानी कि जब अम्ल और क्षारक को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन ना तो अम्लीय रहता है और ना ही क्षारकीय रहता है। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है और न क्षारकीय। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परत नली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। आगे लिखा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लिखा है, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। तो याद रखना है कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रम में क्या होता है? ऊष्मा निर्मुक्त होती है और लवण बनता है और जल बनता है। इन दोनों बातों को याद रखिएगा। यहाँ लिखा है अम्ल वर्षा के बारे में, तो चलिए पढ़ लेते हैं। क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है कि जब वर्षा में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसें वर्षा में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती हैं। तो अम्ल वर्षा के बारे में ये बातें याद रखिएगा। अब जान लेते हैं दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। लिखा है अपाचन। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। तो जब अपच हो जाती है तो एक प्रति अम्ल लिया जाता है, दूध या मैग्नीशियम, जिसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। आगे लिखा है चींटी का डंक। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। कौन सा अम्ल डालती है? अभी बताया था,
फार्मिक अम्ल। चींटी की डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। आगे लिखा है डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन मिला मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। आगे लिखा है मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारकीय हो तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना अथवा बुझा हुआ चूना जैसे क्षारकों से बिना बुझे चूने को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और बुझे हुए चूने को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे लिखा है यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कारखानों का अपशिष्ट। लिखा है अनेक कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं और जल में रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन्हें जल में विसर्जित करने से पहले उदासीन किया जाता है। कैसे उदासीन किया जाता है? क्षारकीय पदार्थों को मिलाकर। तो आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेसन में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना है। क्या क्या जाना है, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो अम्ल के बारे में जाना, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्षारकों का स्वाद कैसा होता है? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। लिटमस पत्र पर प्रयोग के बारे में जाना, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो ना अम्लीय होते हैं और ना क्षारीय, तो वे क्या कहलाते हैं? उदासीन पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं, तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक। तो प्राकृतिक सूचकों के बारे में जाना था। हल्दी पत्र बनाया था जिससे, और गुड़हल के पुष्प का जो विलयन बनाया था, ये सभी क्या हैं? ये प्राकृतिक सूचक हैं। अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और इसमें क्या बनता है? लवण बनता है। महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ा है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।